आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे दिल्ली की, देश की, और ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पता नहीं कितने ही भ्रमण करके कितने ही लोगों को जीवन दान दिया है। जी हाँ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के एमडी और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इमरजेंसी डॉक्टर अनिल जिंदल। आइए बात करते हैं डॉक्टर जिंदल से कि वो समाज के साथ रहकर किस तरह से जीवन चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना काल चल रहा है जी, और आप डॉक्टर हैं जी, तो इन दिनों के दौरान आपने कैसी लाइफ जी पिछले 6 महीने की, थोड़ी सी वो बताएं। अगर मैं सही बताऊं तो मेरी अभी तक 22 साल की मेडिकल लाइन में लाइफ हो चुकी है, जो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट ही 22 साल से देख रहा हूं। इस दौरान में जनवरी भी ठीक निकला, फरवरी से लेके अब तक जो ये गया है बहुत ही बेकार गया है। लोग इतने परेशान, कुछ डरे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और सबसे ज़्यादा ख़राब गया है हमारा जून का महीना, जिसमें एक डेड बॉडी के पीछे दूसरी डेड बॉडी आ रही थी। लोग डरे हुए थे, सही इलाज नहीं पता लोगों को, कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल रहा ये जो। वो पीपी किट पहनते थे उसमें कैसा महसूस होता था कि अब ये क्या हो गया? सर, वो पीपी किट भी बड़ी अजीब सी थी। एक तो क्या है, अगर उसमें एसी भी नहीं चला सकते आप, और पीपी किट पहननी ज़रूरी थी क्योंकि डर इतना ज़्यादा था कि ये लगता था कि हम इलाज करने की बजाय कि हम ही संक्रमित ना हो जाएं। उस पीपी किट में पहले हल्की आई, उसमें दिक्कत हो रही थी। वो पीपी किट भी ऐसी चाहिए थी जिसमें हवा भी पास ना हो, 90 GSM की चाहिए थी। उसको पहनने के बाद पसीने आते रहते थे, अंदर ही अंदर सब गीला हो जाता था। लेकिन पेशेंट को देखना हमारे स्टाफ ने, डॉक्टरों ने कभी कम नहीं किया, पसीने आने के बावजूद भी। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है पीपी किट के अंदर अगर पेरेंट्स भी आते हैं या घर से कोई व्यक्ति आता है या जान पहचान वाला आता है, उनका रिएक्शन कैसा होता था जब आपको पीपी किट में देखते थे? सर, उनको ये लगता था कि कैसे हमारे बच्चे हिम्मत करके और एक लड़ाई से लड़ रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। उसमें तो समझ में भी नहीं आता था कौन किसका है, कैसे है। सबकी शक्लें एक जैसी लगती थी, है ना, मास्क लगाया हुआ है, शील्ड लगाई हुई है, तो समझ में नहीं आता था। सब एक जैसे ही लगते थे, सब स्टाफ कौन है, डॉक्टर कौन है, सब एक जैसे। अभी आपने बताया कि 22 साल का कैरियर आपका एक इमरजेंसी हेड के रूप में जी, रहा है, इमरजेंसी में रहा है। तो कुछ ऐसा बताइए कि इमरजेंसी में कि 22 साल के अंदर आपको एक वो दिन बहुत चेंज वाला लगा, बहुत अच्छा लगा वो इमरजेंसी का। सर, मुझे याद है मैं इमरजेंसी में उस टाइम पे 15 साल ही हुए होंगे और इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी पे था मैं। तो हमारे एक ट्रस्टी थे, उनके दामाद पेट दर्द करके आए थे और हमने रूटीन में जैसे बीपी वगैरह चेक किया, सब कुछ किया और उनको इंजेक्शन लगा दिए। जैसे स्टाफ नर्स इंजेक्शन लगा रही थी, उसी दौरान में उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो बिल्कुल सांस रुक गया, स्ट्रेट लाइन। वो मैं दिन भूल नहीं सकता हूँ कि मतलब कि उस दौरान में कितनों को मैंने धक्का दे करके वो पेशेंट को ले जा करके अंदर, मेरे स्टाफ ने, डॉक्टरों ने, हमने करीब 1.5 से 2 घंटे उनका इलाज किया, CPR किया। कार्डियोलॉजिस्ट ऊपर ले जा करके डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं हमारे, डॉक्टर BB चाना हैं, है ना, उन्होंने जा कर के उसमें इलाज किया और वो 3 दिन 4 दिन बाद सही हुआ और सुबह मिलकर के गया मुझसे। तो वो दिन मेरे लिए ना इतना ऐसा लगता था कि हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, किसी को जीवन दान दे रहे हैं। बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब, अब जो कोरोना का समय है, दिल्ली के अंदर पिछले दिनों केस कम हुए, अब फिर से बढ़ गए और सब यही कहते हैं कि टेस्ट बढ़ रहे हैं तो केस बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ने टेस्ट नहीं किए और वो जो 600 केस दिखाए, वो क्या राजनीति है या एक? सर, ये कहना राजनीति मुश्किल होगा क्योंकि लोगों को खुद को समझ में नहीं है कि किस तरह से लाइफ जीनी है। अभी भी हमारे यहाँ पे 60 से 70% लोग बेखौफ हैं। उनको लगता है कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, राजनीति ये है। ऐसी कोई खौफनाक बीमारी नहीं है जिससे आदमी मरेगा। तो वो बेखौफ, बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो उसी की वजह से यही है कि दोबारा से बारिश भी हो गई, जिसमें अब डेंगू का भी प्रकोप लग रहा है, स्वाइन फ्लू का भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी साथ में आ रही है, तो इन्फेक्शन ये बढ़ेगा। तो ये लाजमी था आना। जब लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो समस्या रहेंगी। डॉक्टर साहब, एक जो पोस्ट कोविड पेशेंट होता है, जिसको कोरोना हो गया है जी, उसके बाद उसकी लाइफ कैसे हो जाती है? उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या शेयर हो जाता है सर, कि मेरे को तो हो गया बस। तो फिर उसकी कुछ कमजोरियां या कुछ ऐसा? कुछ कमजोरी नहीं, वो थोड़ा सा माइंडली ऐसा फील करता है कि मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, कुछ हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोरोना से वीकनेस वगैरह कुछ नहीं, पर उसको साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है, लोगों को बात करने से ऐसा लगता है कोरोना हो गया, इसको ये हो गया, वो साइकोलॉजिकल थोड़ा वीक हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता।
हॉस्पिटल 22 साल से हॉस्पिटल में हैं आप, तो कैसा लगता है आपको 22 साल तक लगातार नौकरी करने की जगह पर? सर वो मेरे को तो ये लगता है वो जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट मेरी हार्ट बीट है। इमरजेंसी के अलावा मैं कहीं काम नहीं कर सकता। वो एक अलग सा जो सुकून मिलता है ना, जब तड़पता हुआ पेशेंट एक आता है, फिर हमारे डॉक्टर स्टाफ और हम उसको मिल करके ठीक किया, जाते वक्त वो आशीष दे करके जाता है, ब्लेसिंग्स दे करके जाता है, तो उससे जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग और किसी भी बिजनेसमैन को या किसी को नहीं आ पाएगी। वो एक अंदर से खुशी सी मिलती है। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए कि वो कैसे मतलब आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? सर झड़प तो मेरी 12th पास करते शुरू हो गई थी। तो 12th पास करते हुए जैसे है कि बिज़नेस कर लो बस, तो पेरेंट्स भी रिलेटिव्स भी सबका यही मानना था कि बिज़नेस कर ले, काम हो जाएगा, जल्दी से शादी हो जाएगी, पैसे हो जाएंगे, मकान हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक जुनून था, करनी है तो डॉक्टरी करनी है। पेरेंट्स के सामने हमारी हिम्मत ही नहीं थी कि हम पेरेंट्स के सामने उल्टा बोलें या किसी तरह से बोलें। तो मैंने अपनी सिस्टर को जा कर के बोला कि पापा को बोलना मैं करूँगा तो डॉक्टरी करूँगा, नहीं तो मैं खाऊँगा और सोऊंगा। तो उन्होंने फादर को बोला, फादर कहते तो अजीब समस्या हो गई भाई, करेगा। फिर भी मेरे बड़े जिया जी को बोला, मतलब कुछ इकट्ठे हुए कि जब तक तू 5 साल में डिग्री करके आएगा तब तक तो बिजनेसमैन बन जाएगा, गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मेडिकल ही करना है। तो हिल उज्जत करके हम मेडिकल में एंट्रेंस ले ली, पास करके आ गए। फिर उसके बाद हमारा शुरुआत हुआ हिंदू राव से। हिंदू राव में मैंने इंटर्नशिप की, ये बात है 98-99 की। तो हिंदू राव में शुरू किया, इंटर्नशिप की। उसके बाद जयपुर गोल्डन किया 1 साल, साथ में फिर अग्रसेन मैंने ज्वाइन किया 2002 में। 2002 में अग्रसेन में मैंने सिर्फ मात्र 9,200 रुपये में ज्वाइन किया था एज ए RMO। फिर उसके साथ साथ मैंने संजय गांधी में SRशिप करी 3 साल, अग्रसेन भी संजय गांधी भी। फिर बस इसी तरह से बढ़ते गए, सपोर्ट मिलता गया, ट्रस्ट का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी। तो बढ़ते बढ़ते आज ये लेवल हो गया कि अब एक अच्छी उस पर हैं। डॉक्टर लाइन में अपना आदर्श किसको मानते हैं आप? सर मुझे सपोर्ट करने वाले ना डॉक्टर, मैं जयपुर गोल्डन में था तो इंटर्नशिप करके आया था, बड़े डरे डरे रहते थे कि कैसे पेशेंट देखें। तो मैं खड़ा रहता था, डॉक्टर अनिल जैन है, MD मेडिसिन है, जयपुर गोल्डन के थे उस टाइम पे, अभी अपना क्लिनिक चलाते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि भाई पेशेंट क्यों नहीं देखते हो? मैंने सर किसी को रिएक्शन हो गया, कुछ हो जाए, कि तो कुछ नहीं। उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि मुझे इंडिपेंडेंटली OPD चलाने के लिए दी। वो जान करके आते नहीं थे कि तू देखेगा पेशेंट सारे। तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आया ना इंडिपेंडेंस का, वो मुझे आज तक याद है। और मैं उनको आज भी टीचर्स डे पे विश करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया, पहला। दूसरा डॉक्टर सुनील मसंद, हिंदू राव में था मैं इंटर्नशिप में, उस टाइम पे वो मेरे सीनियर थे। ये उसी टाइम भाई 98-99 की बात है। वो वहाँ SR थे, मैं इंटर्न लगा था। तब उनसे सीखा, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का है, कोऑपरेट करने का, ये सारी चीज़ें उनसे सीखी मैंने, किस तरह से करना है। वहाँ से आ गए अग्रसेन आ गए। अग्रसेन में डॉक्टर साहू मिले। डॉक्टर साहू ने सर्जरी सिखाई, कैसे स्टिच लगाने हैं, कैसे ड्रेसिंग करनी है, किस तरह से वूंड की ड्रेसिंग करनी है। तो ये मेरे टीचर है। तो हर कदम पे 2-4 साल में, 5 साल में कोई ना कोई मुझे टीचर मिलता रहा, जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ एक कॉम्पैक्ट बनाया। डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर श्रीवास्तव ने एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया कि किस तरह से बात करनी है, किससे किस तरह से करना है, किस तरह से माइनस करना है, किस तरह से प्लस करना है। तो कहीं ना कहीं चलता रहा। और कहीं ना कहीं पे डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा से सपोर्ट किया। इस दौरान मैंने अगर क्रिकेट टूर्नामेंट कराए उसमें भी सपोर्ट किया, मेरे किसी फंक्शन में सपोर्ट किया, मेरे से कोई गलती हुई उसमें भी सपोर्ट किया। ही ऑलवेज सपोर्ट एंड इज़ द जेम ऑफ अ पर्सन। डॉक्टर साहब, आप एक सामाजिक, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं जी। कुछ सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताएं कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी संस्थाओं से आप जुड़े हैं और कैसे अपना टाइम उनको देते हैं इतने बिजी शेड्यूल में से? सर संस्थाओं से तो ऐसा है कि मैं लिटरली मैंने भी अपनी बनाई थी, नई मुस्कान करके भी बनाई थी, ठीक है जी। एक कैब भी बनाया है, एक सैस चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाई थी। तो हम चलते हैं, लेकिन उसमें टाइम नहीं निकल पाता है। ये चीज़ें टाइम मांगती है, किसी ना किसी की तरह कैसे भी आपको इंडिविजुअली जा कर के सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी 2-3 ट्रस्ट थी उसमें हम जा कर के गरीबों में दे दिया, पेंसिल पर किताब वगैरह बांट दिए, जैसे है ना, कोई फंक्शन करा दिया, कोई इवेंट करा दिया, बस इसी तरह से चलता रहा। आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक फंक्शन में भी देखा गया है। जी।
तो एक डॉक्टर होने के नाते धार्मिक प्रवृत्ति कैसे? धार्मिक प्रवृत्ति तो पेरेंट्स से आई है, एंड आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे सोच, मेरी आत्मा ऐसी बनाई कि मैं धार्मिक की तरफ भी थोड़ा सा हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया वो 4 घंटे के दौरान किया। दूसरे देशों में बात करें, अफ्रीका की बात करें, रसिया की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, तो उन्होंने सभी देशवासियों को 4-4 दिन की मोहलत दी कि 4 दिन बाद लॉकडाउन होगा। तो क्या मोदी जी का वो 4 घंटे का फैसला मेडिकल लाइन की तरफ से गए तो क्या ठीक था वो? मुझे लगता है सर नहीं, उस टाइम पे ऐसा 4 घंटे का, क्योंकि ये भी डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सबके लिए एक अलग नई बीमारी थी जिसकी गाइडलाइन किसी को क्लियर ही नहीं थी, है ना। तो हमें भी नहीं पता, हमने भी टीवी पे देखा भाई ऐसे किट पहननी है, ऐसे मास्क लगाना है, उसी से आइडिया है ना। लेकिन वो जब तक वो फीडबैक आया कि कैसे पहननी है तो इट विल टेक टाइम, वो सब चीज़ें पता ही नहीं थी। अब लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान में शॉर्टेज कितनी हुई, है ना, कितनी जो पीपी किट की क्वालिटी कितनी गिरी नीचे। तो जो क्वालिटी आनी चाहिए थी, जो इटली में जैसे नंबर 1 इटली मेडिकल लाइन में है, इटली में क्वालिटी गई, अमेरिका में वो क्वालिटी पीपी की किट मिली नहीं, जिसकी वजह से परेशानी भी हुई, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक भी हुई कि डॉक्टर सेफ नहीं है तो कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो अब इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है जी। तो एक आपकी डॉक्टरी लाइन से हटकर तो जो इकनॉमी ठप हुई है वो कितना समय लेगी वापस उसी पटरी पे आने के लिए? तो मुझे लगता है 5 साल। 5 साल लगेंगे? 5 साल पीछे हैं हम, अब 5 साल लग जाएंगे अगर कोरोना ख़त्म होता है तो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ अब लोगों को कैसा जीना चाहिए वो आप जरा थोड़ा सा लोगों के लिए? मेरी सबसे बस यही राय है कि एटलीस्ट जब तक ये कोरोना है या कोई भी इन्फेक्शन है, सबसे बेटर तो ये है कि हमें मास्क लगा के ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। घर में भी अगर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठें वो ज़्यादा बेटर है, भीड़ भाड़ एरिया में ना जाएं, डाइट प्रॉपर लें, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है, लिक्विड इनटेक ज़्यादा लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है, बस यही सब चीज़ें हैं जो लोगों को करना चाहिए। तो प्लाज्मा थेरेपी कामयाब हुई है? प्लाज्मा थेरेपी किसी हद तक कामयाब है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ओल्ड एज में भी ना, अगर वो एक बार निमोनिया हो गया, लंग्स इफेक्ट हो गए, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी इतनी कामयाब नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन एक तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी से बहुत सारे लोगों की जान बच रही है। यही बात पिछले दिनों जब हम मिले थे रामनिवास गोयल जी से, जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने भी कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत जगह पर तो काम कर रही है लेकिन परमानेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब इसकी जो वैक्सीन है, एम्स भी काम कर रहा है, पूरी दुनिया की मेडिकल एजेंसीज काम कर रही हैं, विज्ञान काम कर रहा है, तो ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी आप? मेरे हिसाब से वैक्सीन अगर आएगी भी तो 2021 मार्च के बाद ही आएगी, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी हो पाएगी। जैसे रशिया भी दावा कर रहा है कि उसने बना ली है, अमेरिका भी दावा कर रहा है उसने बना लिया, लेकिन अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं दिया ना, किसी ने लॉन्च तो की नहीं। तो अब आप किस तरह से कोरोना का इलाज करते हैं अगर आपके यहाँ पेशेंट आता है तो? मेरे पास आता है पहले ना, अगर पेशेंट के वाइटल्स ठीक हैं, बीपी ठीक है, पल्स ठीक है, टेम्परेचर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस है और वो कोरोना पॉजिटिव है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो होम क्वारंटाइन ही हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं, ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डाइट शेड्यूल लेना है अपने को, ठीक रेस्ट करना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, और अगर खांसी वासी कुछ भी है तो कोई भी एंटी एलर्जिक वगैरह टैबलेट ले सकते हैं। आपके गुरु कौन है, धार्मिक गुरु? मेरे धार्मिक गुरु श्री विनोद अग्रवाल जी थे, जिनसे मेरी ध्येय इच्छा थी कि मैं करीब उनके जाऊं। जब मैं उनके प्रोग्राम में जाता था तो सबसे पीछे बैठा था, तो मुझे लगता था कि अगर ये साइड से निकलें तो एक बार मैं मिल लूं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा रोल किया हमारे एसीपी दिनेश शर्मा जी ने, जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, और वो मिलवाया ऐसा कि फिर एक ऐसा हो गया कि डेली हर तीसरे दिन बात हो जाती थी। दिल्ली आते थे तो मैं उनसे मिलता था, वो बुलाते थे, अपने हरीश जी हैं, परवीन नागपाल जी हैं, उनके घर पे आते तो मिलते थे, और एक अलग सा ही हो गया था। अब उनके बिना बड़ा मुश्किल होता है, बस भजन ही साथ हैं।